Hello guys, welcome to the biology class. So let's start with today's session. So we were discussing the chapter Fundamental Unit of Life Cell, class 9th, and in this today's topic we will discuss two specific organelles here. One is Golgi and other is endoplasmic reticulum. थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाएं तो in the previous class we discussed that organelles is a feature of यूकेरियोटिक सेल. जब मैं यूकेरियोटिक सेल कहता हूं तो यूकेरियोटिक सेल से आई मीन एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल. तो हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट. इन दिस टुडेज टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी. तो शुरू करते हैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कि व्हाट इज ईआर. अब अगर आप सेल को देखते हैं तो इफ दिस रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस. इससे पहले हम आगे बढ़ें ये बात ध्यान देना कि ये ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल का फीचर है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाए जाते हैं. तो जब हम सेल की बात करते हैं इफ दिस रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस तो इस न्यूक्लियस से कॉन्टिन्यूएशन में जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलता है दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और अ स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन कॉन्टिन्यूटी विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो आपको ये हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड ही दिखेगा. ओके, अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको इसके ऊपर ऐसे डॉट पैटर्न दिखते हैं या ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो मैं कह सकता हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो कैटेगरी में बांटा गया है. अगर उसका सरफेस रफ दिख रहा है तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और अगर उसका सरफेस स्मूथ है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर दीज डॉटेड स्ट्रक्चर्स. तो दीज डॉटेड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स. तो ऑलवेज रिमेंबर इफ राइबोसोम इज प्रेजेंट along with the ER on the surface of ER is more precise term then it is called as rough endoplasmic reticulum. और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका surface smooth है तो it is called as smooth endoplasmic reticulum because you see no dotted structures here so it appears smooth under the microscope that's why it is called as smooth endoplasmic reticulum. Further एक बात का ध्यान देना, जैसे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इवन गोल्गी ऑल्सो ये कैसे हैं सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. दैट मीन्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी की बात करें इवन हम लाइसोसोम भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये सब कैसे हैं सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं. ओके, नाउ दिस इज द टाइप रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ. अब आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर. तो याद होगा हम जब ऑर्गेनेली पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ऑर्गेनेली हेल्प इन डिवीजन ऑफ लेबर. तो उसके अंडर हमने कहा था कि हर ऑर्गेनेली का कुछ फिक्स फंक्शन होता है. अब उसी को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन तो ये है बेटा दैट इज मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस द न्यूक्लियस अकर्स थ्रू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस को सपोज दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब अगर किसी भी सब्सटेंस को न्यूक्लियस के अंदर सेल से न्यूक्लियस की तरफ को जाना है या न्यूक्लियस से कोई भी सब्सटेंस बाहर आएगा तो वो हमेशा किसके थ्रू आएगा बेटा, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो हम कहेंगे पहला फंक्शन है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस न्यूक्लियस अकर्स थ्रू ER. किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होगा ER के अक्रॉस न्यूक्लियस के अक्रॉस इट इज वाया ER. दूसरा, जितने भी ऑर्गेनेली आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को अलग कर दें, उसको छोड़ के जितने भी ऑर्गेनेली हैं उसके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसका अगला फंक्शन है बेटा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज. डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं सबके फॉर्मेशन में किसका रोल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. अब एक्सेप्ट मैंने क्या कहा माइटोकॉन्ड्रिया एंड द अदर इज क्लोरोप्लास्ट. ओके,
तीसरा फंक्शन, अब थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं फंक्शंस में। अगर मैं यहाँ पे इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता हूं और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो याद रखना, इफ यू रिमेंबर, जब हमने ऑर्गेनेलीज की बात करी थी तो डिवीजन ऑफ लेबर की भी बात करी थी, और उसमें मैंने कहा था राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। मतलब सेल के अंदर अगर कोई भी स्ट्रक्चर प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है, दैट इज ओनली राइबोसोम। तो क्योंकि यहां पे राइबोसोम ईआर के साथ पाया जाता है, सो हियर द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कौन सा बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस है। ओके, फिर स्मूथ का फंक्शन क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है बेटा लिपिड का सिंथेसिस करना। लिपिड, अगर आपको याद होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड से, डबल लेयर्ड लिपिड। तो ये लिपिड कहां बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो दैट इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिन्स का बनना, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिन्स का टूटना। तो याद रखना, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे बॉडी के लिवर में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर इफ समबडी आस्क यू एसईआर की सबसे ज्यादा स्पेसिफिक लोकेशंस कहाँ हैं, तो हमारे लिवर में दे आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर, एंड द रीजन इज दैट कोई भी केमिकल, हार्मफुल केमिकल, ड्रग जो बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, उसका जो ब्रेकडाउन होगा, दैट अकर्स इन द लिवर, एंड इट इज बिकॉज ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस है जो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिस्पेक्ट में याद कर सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन देखते हैं, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन प्लस लिपिड, इफ यू रिमेंबर, जो हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, बोथ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हालांकि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी का भी रोल है, बट बिकॉज दीज टू आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को इस नाम से जाना जाता है, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या चलो मेम्ब्रेन कोई लेयर, बायो मतलब होता है लिविंग, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ लिविंग मेम्ब्रेन और फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ ईआर में क्या डिस्कस किया, थोड़ा एक बार इन सबको कंसाइज करते हैं। हमने कहा कि ईआर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस मैनर में पाया जाएगा और न्यूक्लियस के एडजेसेंट पाया जाएगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स का बना हुआ है, और हमने कहा यदि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है तो इट सरफेस अपीयर्स रफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आरईआर, एंड इफ देयर आर नो राइबोसोम तो हम उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, फंक्शंस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के अक्रॉस किसी भी सब्सटेंस का अगर ट्रांसपोर्ट होना है, मूवमेंट होना है, तो वो हमेशा किसके थ्रू होगा, ईआर के थ्रू होगा। दूसरा मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, देन आई सेड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम लिपिड सिंथेसिस प्लस डिटॉक्सिफिकेशन, रफ का काम प्रोटीन सिंथेसिस, एंड फाइनली बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फॉर्म प्रोटीन एंड लिपिड, they both are involved in the formation of plasma membrane, and this process is called as membrane biogenesis. Okay, so this is all about endoplasmic reticulum. Let's move on to the next organelle, and that is Golgi apparatus. अगर आप एनिमल सेल या प्लांट सेल देखेंगे तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में या इसी के एडजेसेंट में कहीं पे आपको ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, डिस्क जैसे, एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक्ड मैनर में स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। शेप थोड़ा वेराई कर सकता है, आई एम नॉट वेरी गुड एट द शेप्स। चलो लेट्स ड्रॉ दिस अगेन। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, फ्लैट एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, ये एक के ऊपर एक स्टैक के फॉर्म में है। ओके,
सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज गोल्गी बॉडी। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं गोल्गी बॉडी। नाउ ये स्टैक है और स्टैक के कोने में आपको ऐसे, ये तो हो गए आपके फ्लैट स्ट्रक्चर्स, और अगर आप इसके एजेस में देखेंगे तो आपको ऐसे ट्यूबुलर या राउंड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। नाउ दीज स्टैक्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्न, इनको कहते हैं सिस्टर्न्स। और जो साइड में आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज वेसिकल्स। तो जो गोल्गी एपरेटस है बेसिकली इट इज मेड ऑफ टू सब्सटेंसेस, या दो तरीके के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना है या स्ट्रक्चर से बना है। वन आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वेसिकल्स एंड द अदर आर सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स कैसे हैं बेटा? फ्लैट शेप्ड है। ओके, तो दिस इज अबाउट गोल्गी एपरेटस। अब याद रखना, गोल्गी का जो फेस, गोल्गी की जो साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है, इसको सिस फेस कहा जाता है। और जो साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट तरफ है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस फेज। ओके, टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस, अपोजिट टू द ईआर, दैट इज ट्रांस फेज। ओके, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर की बात। याद रखना, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन। ये भी कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। प्लस इफ आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, दैट इज इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। जो साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी ने इनको डिस्कवर किया था। तो बिकॉज ऑफ दैट, इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट, दिस ऑर्गेनेली इज नेम्ड एज गोल्गी बॉडी। ओके, आते हैं इसके फंक्शंस पे। तो गोल्गी की जब हम बात करते हैं ना, तो गोल्गी को सेल का ऑलराउंडर कहा जाता है। तो किसी भी काम को जो सबसे परफेक्शन से कर सके उसको ऑलराउंडर कहते हैं, या जिसकी रीच अलग अलग कामों में होती है। लाइक इफ वी प्ले क्रिकेट, वी से ऑलराउंडर टू दैट पर्सनैलिटी हु प्लेज वेल, बोल्स वेल एंड फील्ड्स वेल। जिसकी बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है, वी कॉल दैट एज ऑलराउंडर। सिमिलरली दिस इज अ ऑलराउंडर। इसका मतलब है ये किसी एक फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, मल्टीपल फंक्शन से इसका, मल्टीपल फंक्शंस में इसका रोल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले इसको ऐसे समझते हैं, इसके तीन बेसिक से जो काम है जिसकी वजह से इसको ऑलराउंडर कहा जाता है, दैट इज मॉडिफिकेशन। दूसरा होता है बेटा पैकेजिंग। मैंने क्या कहा? फर्स्ट मॉडिफिकेशन, सेकेंड इज पैकेजिंग एंड द थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके तीन काम हैं। पहले मॉडिफिकेशन समझते हैं। सपोज करो अगर मुझे कहीं पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को जोड़ना है, मैं इन दोनों से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। सपोज मुझे प्रोटीन और लिपिड को जोड़ना है, सपोज मुझे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को जोड़ना है। तो ये जुड़ने वाले काम सारे कहाँ होते हैं? गोल्गी में। तो वी से दैट गोल्गी हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल। किसी केमिकल को अगर आपको अटैच करना है, उनके बीच में बॉन्ड बनाना है, that will be done by Golgi. Okay, this is the modification part. Now packaging. Now whenever you order any stuff from Amazon or online websites, तो आपने जो भी सामान मंगाया उसके बाहर एक प्रॉपर पैकेजिंग होती है ताकि वो स्टफ आपके पास एक सही मैनर में पहुंचे, डिस्टॉर्टेड ना पहुंचे। सिमिलरली अगर सेल के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करना है, सेल के अंदर कोई भी मूवमेंट करना है, तो उस मूवमेंट के लिए उस सब्सटेंस को, किसी भी केमिकल को, किसी भी चीज को पैक करना होगा, और वो पैक करने का काम किसका है? गोल्गी का है। तो मैं कहूंगा पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये भी समझिए, जब हम गोल्गी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दिस इज सिस्टर्न एंड दिस इज वेसिकल्स, तो गोल्गी से लगातार क्या होता है कि ये वेसिकल्स निकलते रहते हैं, मतलब कट के अलग होते रहते हैं। तो सपोज करो ये एक सब्सटेंस है, एक वेसिकल आया और वेसिकल चारों तरफ इसका क्या बन गया? लेयर के अंदर आ गया सब्सटेंस। तो ये क्या हो गया? नाउ इट इज सेफ टू कैरी। दिस इज कॉल्ड एज पैकेजिंग पार्ट। ओके, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। तो अक्रॉस द सेल किसी भी ऑर्गेनेली से कहीं भी अगर किसी सब्सटेंस को पहुंचाना है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गोल्गी रिस्पॉन्सिबल है। इट इज लाइक द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, एयरवेज फॉर द सेल। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी। इसके अलावा गोल्गी का एक फंक्शन होता है, इट फॉर्म्स द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। हम एक और ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, लाइसोसोम,
तो लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, ऐसे जनरल भाषा में कहें एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं। तो ये केमिकल्स बनाने का रोल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, हालांकि उसका मॉडिफिकेशन गोल्गी करता है। और जो ये मेम्ब्रेन दिख रही है आपको बाहर, ये जो लेयर है, ये मेम्ब्रेन बनती है आपके वेसिकल से एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडी। इसके अलावा एक लास्ट फंक्शन को अगर डिस्कस करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बनाना। कॉम्प्लेक्स मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को अगर आप सिंपल मैनर में समझना चाहते हैं दैट इज शुगर। तो अगर बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाना है तो दैट इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी। ओके, नाउ यू कैन सी गोल्गी के रोल इतने वर्सेटाइल हैं कि उसके बिना सेल का सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है। दैट्स व्हाई गोल्गी इज कॉल्ड एज द ऑलराउंडर ऑफ द सेल। फिर से एक बार इस सब चीज़ों को कंसाइज करते हैं। गोल्गी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर जो एक के ऊपर एक स्टैक के फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर्न। याद रखना एनिमल सेल में स्टैक के फॉर्म में मिलेंगे एक के ऊपर एक, जस्ट लाइक द कॉइन्स ऑफ कैरम, बट प्लांट सेल में ये स्कैटर्ड होते हैं। और इसके साइड में वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेसिकल्स। ओके, फंक्शन ऑलराउंडर है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस द सेल सब गोल्गी करेगा। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बनाने का काम भी गोल्गी करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना है तो वो बनाने का काम भी किसका है, गोल्गी का है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। In case of any query, just let me know. Thank you.